सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 9th का हमारा इकोनॉमिक्स पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर चला हुआ है, जिसका शीर्षक है पालमपुर गांव की कहानी या उत्पादन के बारे में ये लेसन है। ये एक काल्पनिक नाम है पालमपुर कोई भी, और वहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार वहाँ की ज़मीन किन किन क्षेत्रों में बटी हुई है, लोग किस प्रकार से अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाते हैं, उनकी इकोनॉमिक किस प्रकार से चलती है, ये सारी चीज़ें इस लेसन में हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पालमपुर में खेती। भूमि शिथिल। पालमपुर में खेती का उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है, लेकिन याद रखिए कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः शिथिल है। पालमपुर में वर्ष 1960 में आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ। यानी जुताई का क्षेत्र का मतलब है उसको बढ़ाया नहीं गया, बल्कि कम होया गया। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। भूमि मापने की मापक इकाई हेक्टेयर है। आप जानते हैं कि भूमि को हेक्टेयरों में मापा जाता है, यानी 1 हेक्टेयर बराबर है 2.5 एकड़। यद्यपि गांव में भूमि का माप बीघा, गुंठा और जैसी से क्षेत्रीय इकाइयों में भी दिया जाता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? यानी 2.5 एकड़ या उस 100 मीटर का मतलब है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं में चारों तरफ से 100 मीटर की वर्ग भुजा वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? 1 हेक्टेयर के बराबर होगा। क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका? जहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गाँव में की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम में यानी खरीफ के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर दिसंबर में के बीच आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम में रबी में गेहूँ उगाया जाता है। यानी एक वर्ष में 3 फसलें उत्पादित गेहूँ में से परिवार में खाने के लिए रखकर शेष गेहूँ किसान रायगंज की मंडी में बेच देता है। यानी उनके पास जो मंडी है वो कौन से एरिया की है? रायगंज की। भूमि का एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। यानी यहाँ से हमें एक बात ये होती है कि गन्ना एक साल की खेती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुव्यवस्थित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी आ गई। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति बदल गई। तब तक किसानों में कुओं से रैट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों में सिंचाई किया करते। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों में ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए, पर जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणामस्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर में पूरे जुते हुए क्षेत्र में सिंचाई होने लगी। भारत के सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। हम जानते हैं कि कहीं पर मैदानी क्षेत्र में भी यह सुविधा नहीं है। नदीय मैदानी के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों में जैसे दक्षिण पठार में सिंचाई कम होती है।
देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र 40% से भी कम क्षेत्र में सिंचाई होती है और शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। प्रश्न आ जाता है कि बहुविध प्रणाली क्या होती है? एक वर्ष में एक से ज़्यादा एक भूमि पर फसल पैदा करना। यह भूमि के किसी टुकड़े के में उपज के लिए सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर के सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों में तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई गई हैं। एक दूसरी चीज़ जुताई का क्षेत्र देखिए। इससे संबंधित वर्षों में जुताई 1950 से 51 में 129 था और 2014-15 में 155 हो गया। और उसी प्रकार के नीचे जो डायग्राम दिखाया गया है, जुताई का क्षेत्र किस प्रकार से शिथिल बना हुआ है, वहीं की वहीं बना हुआ है। यहाँ पर इस चीज़ में दिखाया गया इतने हेक्टेयर पर। आप पालमपुर में पैदा होने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्न सारणी को भरिए। ये नीचे जो टेबल दी गई है इसको आप भर सकते हैं। आपने देखा कि एक ज़मीन के टुकड़े में उत्पादन को बढ़ाने में एक तरीका बहुविध प्रणाली है। दूसरा तरीका अधिक उपज की खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करता है। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसानों को उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर की प्राकृतिक खाद प्रयोग होती थी और यह किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध है। उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों की अधिक उपज वाले बीजों HYV यानी हाइब्रिड बीज बोलते हैं इन्हें, द्वारा गेहूं में चावल खेती के तरीके सिखाए और परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों के लिए एक पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा करने की आशा की। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए यही है कि पालमपुर में कितना बुआई का क्षेत्र है, किस और जोत का क्षेत्र भूमि जो पालमपुर की किस प्रकार बटी हुई है, इस पर आप सुंदर नोट्स तैयार करेंगे अपनी नोटबुक में अच्छे तरीके से। धन्यवाद।